जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विगत वर्षों में पूछे गए भारतीय इतिहास के स्रोत से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो आपके आने वाले इतिहास से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पाणिनि की कृत का क्या नाम है? तो अष्टाध्यायी है। पाणिनि की कृत का क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। बता दें, अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाएगा अष्टाध्यायी का संबंध है तो संस्कृत के व्याकरण से संबंध है, या विकल्प में व्याकरण दिया रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। पतंजलि की कृत का नाम है महाभाष्य। यह अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टीका है। क्या है? अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। कात्यायन वार्तिका, यह भी अष्टाध्यायी पर लिखा गया ग्रंथ है। यानी कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर क्या लिखा है? तो कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा है। बता दें, इन तीनों कवियों को मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। किसको किसको? पाणिनि को, पतंजलि को और कात्यायन को मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। इन तीनों की रचनाओं को याद करना बहुत ही जरूरी है। आपके एग्जाम में बारी बारी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यास्क, यास्क की कृत का नाम है निरुक्त। यास्क की कृत का नाम क्या है? निरुक्त। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वात्स्यायन, क्या? वात्स्यायन की कृत का नाम है कामसूत्र। महत्वपूर्ण है। चाणक्य की कृत का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीति विज्ञान से, ना कि अर्थशास्त्र से। यहाँ कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है कि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से। यह राजनीति पर लिखा गया एक ग्रंथ है। बता दें, चाणक्य का एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त, और इनका एक और नाम मिलता है कौटिल्य। यानी कहने का मतलब चाणक्य के नाम जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कल्हड़, कल्हड़ की कृत का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि यह कहाँ के इतिहास को हमें बताता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण, यानी मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण हमको किस काल में देखने को मिलते हैं? तो गुप्त काल में मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी गुप्त काल में प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं। किसके? मंदिर के। यूपी बीपीएससी 1992 यह प्रश्न पूछा गया था। इस श्रृंखला में सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसमें आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके परीक्षा के लिए यूजफुल होगा। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। एवं दशमलव स्थानिक मान की खोज भी की थी। किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ठीक, यह प्रश्न आईएएस 1995 पूछा गया था कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट एक भारतीय हैं। चलिए आगे देखते हैं। मृच्छकटिकम, इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो इस ग्रंथ की रचना शूद्रक ने की थी। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो विशाख दत्त। कहीं कहीं इनका नाम विशाख देव भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। हर्षचरित, हर्षचरित की रचना जो है बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार, ये तीनों के तीनों जो हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। बता दें, जो विज्ञानेश्वर हैं इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पे जो टीका लिखा है उन्होंने उसका शीर्षक दिया है मिताक्षरा। यानी कहने का मतलब विज्ञानेश्वर की टीका का नाम क्या है? मिताक्षरा। यह टीका याज्ञवल्क्य स्मृति पे लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण है। अपरार कई बार परीक्षा में पूछा गया, अपरार कहाँ के शासक थे? तो अपरार शिलाहार वंश के शासक थे। कहाँ? कोणार्क में एक स्थान है शिलाहार, शिलाहार वंश के शासक थे। यानी कहने का मतलब कोणार्क के शिलाहार वंश के शासक थे। ठीक, चलिए। मनुस्मृति के टीकाकार, मनुस्मृति के टीकाकार भारुच, मेघातीत, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट, ये चारों के चारों
जो है मनुस्मृति के टीकाकार थे। परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है, उसमें एक नाम याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार का दे दिया जाएगा। ठीक, इसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए चारों के चारों नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमांक देव चरितम, यह किसकी कृति है? तो यह बिल्हड़ की कृति है। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देवी चंद्रगुप्तम, यह किसकी कृति है? तो विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की कृति का नाम देवी चंद्रगुप्तम है। बता दें, वाराह मिहिर की प्रसिद्ध रचना बृहत संहिता गुप्त काल से संबंधित है। तो बृहत संहिता का संबंध किससे है? तो गुप्त काल से है। किसने इसकी रचना की थी? तो वाराह मिहिर ने की थी। चलिए आगे देखते। कंबन का जो रामायण है तमिल भाषा का क्लासिकल साहित्य माना जाता है, यानी स्वर्ण साहित्य माना जाता है। किस भाषा का? तमिल भाषा का। किसका रामायण? कंबन। कंबन ने कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी धारण की थी, यानी कवि चक्रवर्ती की उपाधि किसने धारण की? तो कंबन। कंबन ने एक रामायण लिखा था जो तमिल भाषा का क्लासिकल साहित्य भी माना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, यानी भारत के प्रथम कानून बनाने वाले कौन माने जाते थे? तो मनु माने जाते थे, यानी मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता था। इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा हमें किसी संस्कृत का किस प्रकार ज्ञान होता है? तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा संस्कृत के काल मापन का विशेष ज्ञान होता है, यानी हम उसके काल मापन टाइम पीरियड के बारे में जान सकते हैं। किस उत्खनन के द्वारा? तो लंबवत उत्खनन के द्वारा हम संस्कृत के काल मापन का ज्ञान जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया की रचना ए.एल. वासम की है। किसकी है? ए.एल. वासम ने द वंडर दैट वाज इंडिया की रचना की थी। चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंटा का संबंध गुफा से है। ठीक, कई बार पूछ लिया गया है परीक्षा में कि एलिफेंटा का संबंध क्यों प्रसिद्ध है? अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस संबंध को याद रखना जरूरी है। एलिफेंटा का संबंध गुफा से है। श्रवण बेल गोला का संबंध मूर्ति से है। खजुराहो का संबंध मंदिर से है और सांची का संबंध बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। नालंदा का संबंध विश्वविद्यालय, यानी कहने का नालंदा एक विश्वविद्यालय है। ये कूट करके प्रश्न परीक्षा में दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किसका संबंध किससे है, इसलिए यह प्रश्न याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो सीतापुर जनपद में स्थित है। सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। विद्वान भास्कर बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं विद्वान भास्कर? तो इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान किया, इसलिए बीज गणित के क्षेत्र में इनका नाम प्रसिद्ध है। तो कई बार पूछा भी गया है कि विद्वान भास्कर का संबंध किससे है? तो विद्वान भास्कर का संबंध बीज गणित से है। चलिए आगे देखते हैं। अष्टांग संग्रह का विषय आयुर्विज्ञान है। इंपॉर्टेंट है। 10 रूपक का विषय नाट्य कला है। काला यहाँ लिखा है, नाट्य कला है। लीलावती का विषय गणित है, यानी कहने का मतलब जो लीलावती पुस्तक है वह गणित से संबंधित है। अष्टांग संग्रह जो है आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक जो है नाट्य कला से संबंधित है। ये तीनों का संबंध आपको याद रखना जरूरी है आने वाले एग्जाम के लिए। बता दें कि महाभाष्य का जो संबंध है वह व्याकरण से। महाभाष्य वही जो पतंजलि द्वारा अष्टाध्यायी पर लिखा गया टीका है। ठीक, इतना महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि लीलावती के जो रचनाकार थे वो भास्कराचार्य हैं। चलिए आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम एक जाति के रूप में उल्लेख किए गए, यानी जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसी में जो है कायस्थों को पहली बार जो है जाति के रूप में दिखाया गया है, लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उसी के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास थे। जबकि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे प्रश्न बनेगा कि
हर्षवर्धन कहाँ के दरबार किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सर्ववर्मा के ग्रंथ का नाम क्या था? कातंत्र। यानी जो सर्ववर्मा की कृति है उनकी कृति का नाम क्या है? कातंत्र। क्या नाम है? कातंत्र। महापाषाण का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो लोहे से माना जाता है। ठीक, महापाषाण का संबंध जो है लोहे से माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। किस संस्कृति से जुड़ी हुई है नरहन संस्कृति? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ी हुई है, संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बैजनाथ धाम शिव मंदिर से संबंधित है, तो वहीं सारनाथ बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल से संबंधित है। यानी कहने का मतलब बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। दिलवाड़ा जो है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो बद्रीनाथ विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कहने का मतलब बैजनाथ में शिव मंदिर है, सारनाथ बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। स्वप्नवास वद्यतम महाकवि भास की कृति है। किसकी कृति है स्वप्नवास वद्यतम? तो महाकवि भास की ये रचना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक के पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट है माने जाते हैं, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक एवी अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीड़ा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीड़ा है। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। जो एलोरा की गुफा है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राष्ट्रकूट के वंश शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। एलोरा की गुफा कहाँ है? भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। कहाँ है? मदुरई में। किसने बनवाया था? तो पांड्य शासकों ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अपनी राजधानी मदुरई में बनवाया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यानी खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो का प्राचीन काल में नाम क्या था? खजूरपुरा। यानी पुराने जमाने में खजुराहो का क्या नाम था? खजूरपुरा, जबकि इसे खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता। किसको? खजुराहो को। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण है। महाबलीपुरम के मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है। यह मंदिर तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिलों में स्थित है। किसमें? यह मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिलों में स्थित है। कहने का मतलब जो है महाबलीपुरम का मंदिर जो है चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यानी यह मंदिर किस नमूना में बना है? किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सा मंदिर? महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम के मंदिर को जो है महाबलीपुरम रथ मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण पल्लव वंशी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पंचतंत्र प्राचीन भारत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसका 15 भारतीयों एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। बता दें पंचतंत्र जो है यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी, ये कथा है। ठीक, पंचतंत्र की कथा जो है किसने लिखा? तो पंचतंत्र की कथा विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। चलिए आगे देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत में बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि शामिल किया गया है। ठीक,
इसको भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। मालविकाग्निमित्र कालिदास कृत नाटक है, यानी कालिदास के नाटक का नाम क्या है? मालविकाग्निमित्र। और बता दें कालिदास का जो है एक अभिलेख में नाम मिलता है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ऐहोल अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? तो ऐहोल अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। विदेशी शासक सारगोन के लेख में भारत के सैंधव काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो सैंधव काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके लेख से? तो एक विदेशी शासक थे सारगोन, इसी के लेख में भारत के सैंधव काल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी ने लिखी। किसने लिखी? प्लिनी ने द नेचुरल हिस्ट्री लिखी। चलिए आगे देखते हैं। द हिस्टरीज हेरोडोटस की पुस्तक है। द हिस्टरीज किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की है। जबकि लाइफ ऑफ ह्वेनसांग पुस्तक किसने लिखी? हुई ने लिखी। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग पुस्तक किसने लिखी? हुई ने लिखी। विदेशी यात्रियों का आने का क्रम, मेगाथनीज पहले आया था, फिर फायान आया था, ह्वेनसांग आया था और इत्सिंग आया था। मेगाथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के प्रचलन में थे, यानी कहने का मतलब किस काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए? तो गुप्त काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात यात्रियों का राजकुमार। जो ह्वेनसांग है उन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है वेदांगों की संख्या? 6 है। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये 6 जो है वेदांग है। परीक्षा में इस तरह प्रश्न बनेगा, इनमें से कौन वेदांगों में नहीं शामिल है, इसलिए 6 के 6 वेदांग आपको याद करना महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? यानी इसमें जो नियम कानून लिखा गया है वो समाज व्यवस्था से संबंधित लिखा गया है मनुस्मृति में, ठीक, इसलिए हम समाज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। यानी जो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ देखने को मिलता है? तो सर्वप्रथम हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। और पूरब में राज करने वाले राजा को सम्राट, पूरब में राज करने वाले राजा को सम्राट, पश्चिम में राज करने वाले राजा को स्वराट कहा जाता था, उत्तर में राज करने वाले राजा को विराट कहा जाता था, दक्षिण में राज करने वाले राजा को भोज कहा जाता था, मध्य में राज करने वाले राजा को राजा कहा जाता था, और जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता था राजा, उसे एकराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एकराट कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जो पूरब में राज करता था राजा, उसे क्या कहा जाता था? तो पूरब में राज करने वाले राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। पूरब में राज करने वाले राजा को सम्राट कहा जाता था, और पश्चिम में राज करने वाले राजा को स्वराट कहा जाता था। यहाँ हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं इसको। जो पूरब में था उसे क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम में क्या? स्वराट। सॉरी, पूरब या नहीं होगा दिशा में, यहाँ होगा पूरब। पूरब में जो राज करता था उसे सम्राट कहा जाता था, और पश्चिम में जो राज करता था उसे स्वराट कहा जाता था। क्या कहा जाता? स्वराट। उत्तर में जो राज करता था राजा उसे विराट कहा जाता था, और दक्षिण में जो राजा राज करता था उसे भोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोज। और जो बीच में राजा राज करता था उसे राजा कहा जाता था। जो चारों क्षेत्रों में विजित कर लेता था राजा, उसे एकराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एकराट। क्या कहा जाता था? एकराट कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्प वेद है। चलिए इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा उसको देखते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, इसका संबंध
चिकित्सा से सामवेद का उपवेद गंधर्व इसका संबंध जो है, संगीत कला से यजुर्वेद का संबंध, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद इसका संबंध, युद्ध कला से अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद इसका संबंध जो है शिल्प कला से है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसी में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब किया गया, तो 310 ईसा पूर्व में किया गया। कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है, पटना में है, यानी गुजरात बिहार में है, सॉरी पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और इसकी महत्वपूर्ण यह विशेषता है कि इसी में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में देवार्धि गण अर्थात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई, देवार्धि गण अर्थात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। इसमें जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किए गए। ठीक, पूछेगा द्वितीय जैन संगीत कब हुई, तो द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में देवार्धगण अर्थात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किए गए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी की सप्तमणि गुफा नामक स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी संगीत में बुद्ध के शिष्य आनंद द्वारा सुत्त पिटक एवं उपालि द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया है। यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया, तो 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु किस वंश का था, हर्यक वंश का था। कहाँ हुआ था, राजगिरी। राजगिरी कहाँ है, बिहार में। राजगिरी के किस स्थान पे, तो सप्तमणि एक गुफा थी, वहीं पर जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किए गए। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि बुद्ध के शिष्य और उपालि द्वारा जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंशी कालाशोक के शासनकाल में वैशाली की बालुकाराम विहार नामक स्थान पर सर्वकामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसी संगीत में थेरावादी और महासांगिक नामक 2 उप संप्रदायों का उदय भी हुआ था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा परीक्षा में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया, 383 ईसा पूर्व में किया गया। किसके शासनकाल में, कालाशोक। अशोक नहीं, कालाशोक। कालाशोक किस वंश का था, तो शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक, कहाँ हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीत, वैशाली के बालुकाराम बिहार में। कहाँ किस राज्य में है वैशाली, तो बिहार में है। ठीक, अध्यक्षता किसने की थी द्वितीय बौद्ध संगीत की, तो सर्वकामी की थी। कहीं कहीं शुभकामी भी देखने को मिलेगा। इसकी महत्वपूर्ण एक विशेषता यह थी कि थेरावादी और महासांगिक 2 उप संप्रदाय जो है का जन्म हुआ इसी बौद्ध संगीत में। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंशी शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र की अशोक राम विहार नामक स्थान पर मोग्गलपुत्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगीति में अभिधम्म का सृजन हुआ और 9 विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रचार भेजे गए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो 247 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई, 247 ईसा पूर्व में हुई। सॉरी, तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई, तो तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में संपन्न हुई। किसके शासनकाल में, तो मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र का एक स्थान है अशोक राम विहार, वहीं पे जो है तृतीय बौद्ध संगीत हुई। इसकी अध्यक्षता मोग्गलपुत्र ने की। ता से तीस ऐसे याद कर सकते हैं इसके अध्यक्ष को। ठीक, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि अभिधम्म पिटक का जो है यहाँ सृजन हुआ, यानी रचना हुई, और 9 विभिन्न स्थानों पर बौद्ध धर्म प्रचारक भी भेजे गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कुषाण वंशी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर वासुमित्र अध्यक्ष थे
और अश्वघोष उपाध्यक्ष की देखरेख में संपन्न हुई। इसी में हीनयान और महायान संप्रदाय का उदय हुआ और भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल में? कनिष्क कुषाण वंश का था। ये भी पूछ सकता है कनिष्क किस वंश का है? कुषाण वंश का। तो कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कश्मीर में कहा? कुंडलवन नामक स्थान पे हुई। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि हीनयान और महायान संप्रदाय नामक का उदय भी हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह पांचवें वेद शास्त्र के तौर पर जाना जाता है। किसने की थी महाभारत की रचना? महर्षि वेदव्यास ने की थी और हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति भी मानी जाती है। ठीक, इसी महाकाव्य से भगवत गीता का उदय हुआ है। यानी भगवत गीता का उद्गम इसी महाकाव्य में देखने को मिलता है। भगवत गीता में कुल 1,00,000 श्लोक है, इसीलिए इसे सप्तसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी महाभारत को एक और नाम से बुलाया जाता है, सप्तसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जितने प्रश्न थे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत ही लाभदायक होगा, इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।